तो आज की हेडिंग का नाम लिखो फ्रेश पेज पर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन के अंदर तो बहुत सारी तरह की कॉस्ट थी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हमारे को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट बस। तो लॉन्ग रन में हमें और कोई कॉस्ट नहीं पढ़नी, सिर्फ एवरेज कॉस्ट पढ़नी है। तो इसको बोल देते हैं लोग प्यार से LAC। तो इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, LAC इज नोन एज एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व। एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व, तो इसमें आप हाईलाइट कर लेना एनवेलप वर्ड को और प्लानिंग वर्ड को। तो ये क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो आपको एक डायग्राम बनाना है नीचे, तो उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, तो एक्स एक्सिस पर आप लिख सकते हो आउटपुट, और वाई एक्सिस पर तो हम LAC बनाएंगे। तो अब जो बेसिकली डायग्राम होता है वो कैसा होता है, या लॉन्ग रन का मतलब जो होता है, लॉन्ग रन का मतलब याद है वैसे आपको, इसमें सारे फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो जैसे हमने शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया था, वो याद है कैसा होता था, यू शेप। तो शॉर्ट रन का मतलब मान लेते हैं 5 महीने फॉर एग्जाम्पल। तो जब कोई फर्म होती है, अगर वो 5-5 महीने के अपने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएगी, तो उसके कुछ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है एक तरह से, ये उसके मतलब इसको बोलते हैं SAC। एस वर्ड लगाने का मतलब होता है शॉर्ट रन, और AC मतलब एवरेज कॉस्ट। तो उसके छोटे छोटे शॉर्ट रन में बहुत सारे एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाते हैं। तो SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5, SAC6, इसी तरह SAC7 या और आगे वो करती है, तो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाते हैं। अब लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो इन्हीं से डिराइव होता है बेसिकली, वो इन सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर समेट लेता है, समा लेता है। तो इसीलिए उसका नाम एनवेलप कर्व पड़ गया। तो अगर हम एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो वो कुछ मतलब इस तरह से बन रहा होगा ऐसा। तो इसको बोल देते हैं LAC। तो LAC की खासियत ये होती है कि किसी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बस टच होकर निकल जाएगा, यानी कि जिसको बोलते हैं टेंजेंट। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ टच होकर निकल जाएगा। तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना लो, तो इसको बोलते हैं LAC, है। तो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं इसको LAC को भी यू शेप ही है। तो हम बाजू में लिख लेते हैं कि LAC जो है उसकी शेप भी यू शेप ही होती है। अब इसको प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं, एनवेलप कर्व तो समझ आ गया, क्योंकि सारे छोटे छोटे SACs को अपने अंदर एनवेलप समेट लेते हैं, उसको बोलते हैं एनवेलप कर्व। इसको प्लानिंग कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी फर्म होती है, जो भी प्रोड्यूसर होता है, उसको ये प्लान करना पड़ता है। वो ये प्लान करती है कि हम कौन से वाले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर काम करें। उसको वो एक आउटपुट लेवल ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो वो बनाए या जिस पर वो ऑपरेट करे, और आइडेंटिफाई करके वो फाइनली चूज करती है कि मैं कौन से SAC पर ऑपरेट करूंगी। तो उसका बड़ा ही मजेदार और सिंपल पॉइंट है। तो जितने भी आप इसमें SACs देखते हो, जितने भी, उनमें जैसे हमारे इस डायग्राम में जो SAC4 है, उसमें कॉस्ट सबसे मिनिमम लेवल पर है यहाँ पर, मतलब वहां से मैं कॉरस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन नीचे ला रहा हूँ। तो अगर ये फर्म Q लेवल का आउटपुट बनाएगी तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर सबसे क्या होगी, मिनिमम। सबसे खर्चा क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर Q से पहले आप देखो तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होगा, Q के आगे आप देखो तो भी थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होगा। मतलब Q से अगर मैं थोड़ा सा भी आगे निकल जाऊं तो खर्चे का लेवल जो भी होगा वो ज्यादा ही निकलेगा, और Q से अगर मैं पहले भी थोड़ा निकल जाऊं तो खर्चे का लेवल जो भी होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू Q। तो लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो होती है वो ये प्लान करती है कि हमें कितना आउटपुट बनाना है, तो फर्म जो है वो Q आउटपुट बनाएगी। तो बस आप भी सबसे मिनिमम वाले से एक डॉटेड लाइन मार्क कर लो और उसको Q बोल दो, बाकी दोनों हटा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो फर्म जो है वो Q लेवल पर ऑपरेट करती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो बस इसमें कुछ और बातें लिखते हैं इंपॉर्टेंट। तो नीचे डाल के लिखना, ऑल द SACs आर नोन एज, ये जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है प्लांट कर्व्स। ऑल दीज SACs आर नोन एज प्लांट कर्व्स। तो इन्हें हम प्लांट कर्व्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे SACs हैं। फिर नेक्स्ट एरो, इन द लॉन्ग रन कॉमा द फर्म एग्जामिन्स on which SAC it should operate, to produce given level of output so that total cost is minimum। तो ये इसमें वही बात है जो मैंने आपको हिंदी में समझाई थी कि फर्म फिर ये एग्जामिन करती है कि हम कौन से SAC पर काम करें, ऑन विच SAC इट शुड ऑपरेट, कौन से SAC पर हम काम करें ताकि हमारा जो खर्चा है, टोटल कॉस्ट है, वो मिनिमम रहे, कम से कम रहे। तो फर्म ये एग्जामिन करती है कि हम कौन से आउटपुट लेवल पर काम करें। तो जैसे हमारे में Q लेवल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो LAC इज टेंजेंट पे बादल बना लेते हैं। LAC इज टेंजेंट टू ईच SAC। तो LAC जो है लॉन्ग रन वाला, वो हर SAC को टेंजेंट होकर निकलता है, या टेंजेंट होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। तो जो हमने डायग्राम बनाते समय बात ध्यान रखी थी, तो वो उसके सबके टेंजेंट होता है। और उससे भी मजेदार बात अगली बात है, नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज नॉट
टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एसएसी। तो ये स्पेशल बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट टेंजेंट टू मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एसएसी, यानी कि ये टेंजेंट तो होगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उनके मिनिमम पॉइंट पर ही टेंजेंट हो। तो जैसे हमारे डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो वो एसएसी 1 को अगर आप देखो तो वो यहां पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये पॉइंट आप मिनिमम तो नहीं कहोगे ना एसएसी का, तो जरूरी नहीं है कि वो उनको मिनिमम पर ही टच करे, बस टच करेगा लेकिन मिनिमम पर टच करेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट, एलएसी इज यू शेप्ड। तो ये तो हमने खैर लिख ही लिया था लेकिन दोबारा से लिख लो, एलएसी इज यू शेप्ड बिकॉज आप बताओगे, तो बताओ बिकॉज, बताओ कौन से शब्द सिखाए थे। तो ये बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई पूरे कॉस्ट चैप्टर में हमने एक वो करी हुई थी ना डिस्कशन, कि पूरे कॉस्ट चैप्टर में हमने एक वो सीखा था फंडा कि रिटर्न्स जो होते हैं वो ऑपोजिट चलते हैं कॉस्ट के, है ना। तो अब जैसे किसी भी कॉस्ट कर्व की जब देखा था कि रीजन फॉर एनी कॉस्ट कर्व शेप, तो क्या होता है कि कॉस्ट कर्व के शेप के पीछे रीजन जो प्रोडक्शन के नियम थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। अब वो तो सारे थे शॉर्ट रन। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, अब अगर मैं लॉन्ग रन वाली एवरेज कॉस्ट का भी रीजन लिख देता हूं कि भाई बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मान लो, तो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल एरर हो जाएगा। मतलब इसमें बच्चे की भावनाएं तो सही है लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल एरर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं लिख सकता। अब उसका रीजन बताओ मैं क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये शॉर्ट रन का लॉ है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन से रन का लॉ है, कानून है शॉर्ट रन का। और हम यहाँ कौन से कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की। तो आपको कानून को भी थोड़ा मॉडिफाई करके लॉन्ग रन वाले कानून का नाम लिखना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन में लॉन्ग रन वाला कानून कौन सा था, प्रोडक्शन का लॉन्ग रन वाले कानून का नाम था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। याद है, रिटर्न्स टू स्केल है ना। शॉर्ट रन वाले का नाम था रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉन्ग रन वाले का नाम था रिटर्न्स टू स्केल। तो बस हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एलएसी इज यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये बात सही बन जाएगी। और अब मैं लॉजिक भी समझा देता हूं तो आपको थोड़ा शायद याद आ जाएगा। तो रिटर्न्स टू स्केल में याद है स्टेज 1 कौन सी होती थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होती थी ना, स्टेज 1। तो क्योंकि अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स थी स्टार्टिंग में, तो इसीलिए हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज इक्वल टू करके आप लिख लो डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसीलिए शुरू में कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा होता है, कॉस्ट कर्व कम हो रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना रिटर्न्स और कॉस्ट का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो अगर शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीजिंग। अच्छा, फिर उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल में उसके बाद कौन सी स्टेज होती थी, वैसे तो होती थी कांस्टेंट रिटर्न्स, लेकिन चलो उससे हम इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी कौन सी होती थी, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो जब रिटर्न्स डिक्रीजिंग होने शुरू हो जाए यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स, तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग कॉस्ट। बिल्कुल सही। तो इसीलिए एलएसी जो है वो यू शेप होता है, क्योंकि पहले कॉस्ट कम होती है। इधर दोबारा बना देता हूं चेक, पहले कॉस्ट कम होती है। तो देखो पहले कॉस्ट कम हो गई और फिर उसके बाद एक पॉइंट पर आकर कॉस्ट बढ़ गई। तो एलएसी इसीलिए यू शेप होता है। तो कॉस्ट पहले कम होती है फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि इस येलो वाले कर्व का क्या रीजन है, तो क्या आंसर होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बिल्कुल सही। तो इस येलो वाले का रीजन होगा एक प्रकार से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर कोई पूछ ले कि इस नीले वाले कर्व के बढ़ने का क्या कारण होगा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये मतलब है। तो रिटर्न्स के साथ कॉस्ट का उल्टा रिश्ता चलता है। तो रिटर्न्स बढ़ गए तो कॉस्ट कम हो रही है, रिटर्न्स कम हो गए तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्लियर हो गया शेप का फंडा। चलो, तो ये हो गया जी शेप का फंडा। उसके बाद अगला पॉइंट, एलएसी इज एल शेप्ड। एलएसी एल शेप्ड भी हो सकता है। तो वो कब होगा, इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो अगर टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी तब एलएसी एल शेप्ड भी हो जाएगा। तो ये वैसे मतलब हाइपोथेटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारी तो अजम्पशन होती है, हम मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में कि टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम। तो वो भी मैं दोबारा लिख देता हूं। तो एलएसी यू शेप्ड होता है इफ टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। अगर टेक्नोलॉजी नहीं बदलती तो वो नॉर्मली यू शेप होगा, है ना, जो हमारी मेन अजम्पशन है। तो इसीलिए वैसे तो हम कहते हैं कि वो यू शेप है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बदल गई तो फिर हम कह देते हैं वो एल शेप्ड हो जाएगा, जो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है वैसे। हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, रेगुलर बेसिस पे बदल सकती है, या फिर हम कहना चाह रहे हैं कि वो हाँ आउटपुट ज़्यादा कर दिया तो हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपकी कॉस्ट तो कम है। मतलब एल शेप कहने का मतलब देखो, अगर हम वैसे समझे, हालांकि ना तो पूछेगा ना आपको किताब में दे रखा, लेकिन वैसे बता देता हूं। तो एल शेप कर्व का मतलब जैसे मान लो मैंने कि कर्व बनाया एलएसी का, तो ये कर्व में अगर मैं इन दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करूं, एक पॉइंट है बी एक पॉइंट है सी, तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले जितना खर्चा आ रहा था आप उसमें मान लो 100 यूनिट्स बना रहे थे। अब टेक्नोलॉजी ऐसी बदल गई कि अब खर्चा अभी भी 100 वही आ रहा है सेम, लेकिन अब आप सेम खर्चे में ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हो। तो ये मतलब टेक्नोलॉजी चेंज ऐसी हो गई कि वो टेक्नोलॉजी आपके लिए एफिशिएंट हो गई और आप सेम खर्चे में ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हो। तो इसीलिए एलएसी एल शेप बन रहा है। तो ये किताब में वैसे दे नहीं रखा आपको डायग्राम, तो मतलब आपसे वो सब ये सब नहीं पूछेगा। तो आपसे तो बस ये पूछेगा कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो शेप कैसी होगी, तो एल शेप होगी, है ना। और टेक्नोलॉजी अगर चेंज नहीं होगी तो यू शेप होगी। तो ये हो गया उसका शेप का। इसके बाद लिख लो लास्ट एक छोटा सा पॉइंट इसमें, इसकी एक ऐसी हेडिंग डालो, जनरल फंडा। मतलब ये याद रखना है बस पूरे चैप्टर के लिए, एक जनरल फंडा बता रहा हूं
कि अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट है तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या रीजन चल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बस तो आपको ये लिंक हमेशा याद रखना है दो चैप्टरों के बीच का। और इसी तरह अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट है या उसका रेट इंक्रीजिंग कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन चल रहा होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो मतलब ये एक जनरल फंडा जो है वो हमें याद रखना है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल किताब के क्वेश्चनों में भी है और एग्जाम में भी पूछे, तो एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। तो इस एग्जांपल में आप लिखो टोटल प्रोडक्ट 10, 18, 30, 50, 62, 70, 75। फाइंड डिक्रीजिंग कॉस्ट लेवल। आपको वो लेवल निकालना है जिसमें कॉस्ट डिक्रीजिंग होगी। तो पहले एक बार आप करो ट्राई, फिर करते हैं डिस्कस। देखो तो ये क्वेश्चन कैसे करना है और इसका इंटरप्रिटेशन आप एक बार समझ जाओगे ना तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। उसने हमें टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज दे रखी है, राइट। तो मैं वो लिख लेता हूँ 10, 18, 30, उसके बाद 50, 62, 70, 75, ठीक है, ये दे रखा है ना। तो हमें हमारा पहला काम ये होता है कि हमको ये पहचानना है कि रिटर्न्स कौन से हैं। हाँ, अब रिटर्न्स पहचानने के लिए हम हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति तो इसमें भी पता लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं बुद्धिमान नहीं है तो हम छोटे बच्चे की तरह एमपी निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब टीपी के चेंज को एमपी कहते हैं, तो आपको पता ही है। मान लो पहला वाला डैश छोड़ देते तो 10 से बढ़कर 18 हो गया, कितना हो गया 8, 18 से बढ़कर 30 हो गया 12, 30 से बढ़कर 50 हो गया 20, 50 से बढ़कर 62 हो गया, 62 से बढ़कर 70 हो गया, 70 से बढ़कर 75 हो गया 5। तो आपके एमपी की वैल्यूज आ गई, राइट। फिर मैंने आपको सिखाया था प्रोडक्शन में कि एमपी की वैल्यू से आपको रिटर्न्स की स्टेजेस पता लग जाती है। तो जब तक एमपी की वैल्यू बढ़ रही होती है तो हम उसको स्टेज 1 कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है ना, यही था ना फंडा। जब तक एमपी बढ़ रहा होता है तो हम उस स्टेज का नाम भी क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और जब एमपी अब गिरने लगा 20 के बाद देखो 12, फिर 8, फिर 5, जब एमपी में गिरावट शुरू हो जाती है तो हम उस स्टेज को क्या बोल देते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कुछ भी कह लो। तो पहले आपको इतनी बात ओके हो गई, इतना क्लियर हो गया पहले। अब आपको वो रिश्ता लगाना है जो आपने आज सीखा है। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि डिक्रीजिंग कॉस्ट कब होगी। हाँ, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट के लेवल्स जो है वो ये वाले होंगे बेसिकली 8 से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वो खैर ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया होगा, डोंट वरी, आप समझ जाओगे। तो 10 से लेके 50 तक, तो बेसिकली ये लेवल जो है 10 से लेके 50 तक का ये डिक्रीजिंग कॉस्ट का लेवल है। तो आपका सही आंसर ये बन जाएगा। वो ऑप्शन में ऐसा दिया होता है 10 से 50, तो आप 10 से 50 वाले को टिक कर दोगे। तो देखो समझ आ गया ना। तो रिटर्न्स का कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है, इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से दे देता है। चलो ठीक है ना। तो ये हो गया एक जनरल फंडा। अब इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डाल रहे हैं, बहुत ही छोटी हेडिंग है, लेकिन बच्चे इसमें गलतियां करते हैं एग्जाम में। इसका नाम है शट डाउन पॉइंट, यानी कि प्रोड्यूसर को बिजनेस बंद करने का जो निर्णय लेना है उसकी बात हो रही है। तो इसमें आप लिखो पहले शॉर्ट रन, कि बिजनेस को कब शट डाउन करना है। तो लिखो नंबर 1, प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं 2 रुपये, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 9 रुपये। तो एवरेज कॉस्ट आप निकालोगे कि एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, बताओ। एसी का फॉर्मूला क्या है, एबीसी प्लस एएफसी। तो कितना कितना है एबीसी और एएफसी, 2 और 9। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 11। तो क्वेश्चन ये है, शुड द फर्म शट डाउन, क्या फर्म अपना बिजनेस बंद करे। शुड द फर्म शट डाउन। चलो तो बताइए जी, तो क्या है रीजन। प्राइस है 10, तो प्राइस का मतलब होता है आप अपना माल कितने में बेच रहे हो। तो आप अपना माल बेच रहे हो 10 रुपये में, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, 11 रुपये। तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट है 11 रुपये। थोड़ा सा बार डायग्राम ऊंचा कर दिया है ना वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो क्या आप बिजनेस बंद कर देना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको बड़ा बड़ा लिखना है 9। तो बिजनेस जो है वो बंद कभी भी ऐसे नहीं किया जाता, क्योंकि हम कभी भी प्राइस को एवरेज कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते हैं। हम हमेशा प्राइस को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9 रुपये। तो हम कहते हैं कि चलो कोई टेंशन नहीं है, अभी धंधा चालू रखें। तो अभी हमें बिजनेस बंद नहीं करना है, क्योंकि शायद मैंने कभी बातों बातों में बोला, पता नहीं आपने वो समझा हो याद रखो। मैंने कहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसे कभी भी डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते। आपको सीए फाइनल में चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा डिसीजन मेकिंग। फिक्स्ड कॉस्ट को माना जाता है वो संक कॉस्ट है, वो तो जो लग गई वो लग गई, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब बिजनेस करें या ना करें उसके लिए सिर्फ वेरिएबल खर्चे को कंसीडर किया जाता है। तो मेरा पर यूनिट का वेरिएबल खर्चा कितना है,
9 रुपए, और मैं माल बेच रहा हूँ, वो डब्बा बेच रहा हूँ 10 रुपए में, तो मतलब मेरे लिए टेंशन की बात नहीं है, मुझे ये बिजनेस करते रहना चाहिए। समझ आ गया आपको? तो अभी हमें बिजनेस शट डाउन नहीं करना। सेकंड, अब सेकंड में ऐसे लिख लो कि मान लेते हैं प्राइस है 10 रुपए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मान लो हो गई 10 रुपए। तो यानी कि आप बेच भी 10 का रहे हो और डब्बे को बनाने का वेरिएबल खर्चा भी 10 रुपए है ना। तो आप बेच भी 10 का रहे हो और डब्बे को बनाने का वेरिएबल खर्चा भी 10 रुपए ही है। तो अब जो है हम कहते हैं अब बंद कर दो, क्योंकि भाई फिर मेहनत ही किस बात की कर रहे हो। 10 रुपए में डब्बा बनाया और 10 रुपए में बेच दिया, फिर आप तो इसका मतलब कुछ कमाई तो हो ही नहीं रही ना। तो इस पॉइंट पर आके हम कहते हैं बिजनेस शट डाउन कर दो। तो इसीलिए शट डाउन पॉइंट की कंडीशन बन गई, बस आपको वो याद रखनी है। शट डाउन पॉइंट की कंडीशन ये बन गई कि जैसे ही प्राइस एबीसी के बराबर हो जाए तो आप क्या कर दो, अपना बिजनेस शट डाउन कर दो। हाँ ऑब्वियसली अगर एबीसी उससे बड़ा हो गया, मतलब और थर्ड केस ऐसी हाइपोथेटिकली यही दिखा देता हूँ ओरली, मान लो एबीसी हो गया आपका 11 रुपए, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, फिर तो ऑब्वियसली फिर तो बंद कर ही दोगे। तो मतलब मुद्दा ये है कि जैसे ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके प्राइस तक आ गई, तो दैट मींस बिजनेस का कोई फायदा नहीं बचा, अब ये बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। अब क्योंकि आप भोले मासूम हो तो आपको एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाता है। भाई बच्चे ने ये कंडीशन रट ली, बच्चा अपनी जगह ठीक, बच्चे ने फर्रा बना लिया। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इससे वैसे मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, दोनों साइड क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बात तो वैसे वही पड़ रही। और प्राइस इनटू क्वांटिटी जब हम करते हैं उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, उसको क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। और एबीसी इनटू आउटपुट करते हैं, तो बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, एबीसी इनटू आउटपुट ईबीसी का फॉर्मूला होता है। तो एग्जामिनर एग्जाम में ऑप्शन देता है ये वाला, फिर बच्चा छोड़ के आता कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आ गया कि ये तो सर ने ना पढ़ाया ना हमें किताब में दिखा, तो हम छोड़ देते हैं। तो आप ये लिख ही लो ताकि वो भी नौबत ना रहे। तो वो अगर आपको बेवकूफ भी बनाने की कोशिश करे तो आप पहले से सतर्क रहें। तो चाहे वो बादल वाला दे ऑप्शन, चाहे वो बक्से वाला दे ऑप्शन, दोनों ही शटडाउन पॉइंट है बेसिकली, है ना। तो दोनों ही शटडाउन पॉइंट है शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। तो ये तो था शॉर्ट रन। अब अगर मान लेते हैं लॉन्ग रन है, अब लॉन्ग रन की खूबसूरती बताओ। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो कोई होती नहीं है, लॉन्ग रन में तो सारी कॉस्ट ही कौन सी होती है, वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में इसीलिए मतलब हम भेदभाव नहीं करते, नो डिस्क्रिमिनेशन की वेरिएबल है फिक्स्ड है। तो लॉन्ग रन में शटडाउन पॉइंट की कंडीशन मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बन गई। तो आप सीधा कंडीशन लिख लो, लॉन्ग रन में शटडाउन पॉइंट की कंडीशन बन गई P इज इक्वल टू AC, मतलब एवरेज कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट होनी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का तो यहाँ पर ड्रामा है ही नहीं। तो ये यहाँ पर सीधी कंडीशन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ही बन गई। और बताओ बक्सा, आप बताओ बक्से वाली क्या बन गई, TR इज इक्वल टू TC। तो वो लॉन्ग रन में शटडाउन पॉइंट की ये कंडीशन बन जाएगी बस। तो ये आप लिख सकते हो, तो ये होता है शटडाउन पॉइंट। फिर इसके बाद है हमारा एक आखिरी टॉपिक को आप चाहे नए पेज पे लिख लेना। इस टॉपिक का नाम है जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वैसे तो पूरे टॉपिक का नाम है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, लेकिन हम इकोनॉमीज पढ़ लेंगे तो वो डिसइकोनॉमीज आपको अपने आप समझ आ जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप हेडिंग डालना इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, पहले आप लिखो एक लाइन। इसका मतलब है एडवांटेजेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एडवांटेजेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बस आप चाहें इतनी ये 5 अक्षरों की या 6 अक्षरों की बात को अच्छे से याद रखना। मेन मुद्दा बस यही है इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कि एडवांटेजेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप अपने आउटपुट को बढ़ाते हो तो आपको ना उसका फायदा इस प्रकार से मिलता है कि जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो है, वो आपकी थोड़ा कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ना शुरू में बड़े फायदे मिलते हैं जब भी आप अपना स्केल बड़ा करते हो, यानी कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग में हमेशा आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। एडवांटेजेस ये मिलता है कि आपका खर्चा कम हो जाता है, पर यूनिट का खर्चा, है ना। क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है, जैसे मान लो मैंने एक मजदूर हायर करा, एक मजदूर को मैंने 100 रुपये दिहाड़ी दी और एक मजदूर ने कितने डब्बे बनाए, 5 डब्बे मान लो। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पर यूनिट या पर डब्बे की कॉस्ट बताओ क्या पड़ रही है मुझे, तो आप क्या कहोगे, 20 रुपये पड़ रही है ना, क्योंकि 100 रुपये मजदूर को दिहाड़ी दी और मजदूर ने 5 डब्बे बनाए, तो एक डब्बे की क्या लागत पड़ रही है, एक तरह से 20 रुपये पड़ रही है। अब प्रोडक्शन की खूबसूरती आप पढ़ चुके हो। अब जैसे ही मैं दूसरा मजदूर भी बुला लूंगा, अब 2 मजदूर हो गए काम पे, तो मेरी दिहाड़ी तो 200 रुपये लगेगी, 100 की। लेकिन आपको प्रोडक्शन की खूबसूरती पता है कि अगर एक मजदूर 5 डब्बे बना रहा था तो अब 2 कितने बनाएंगे, 10 नहीं होगा बना लाएगा, वो क्या है 10 अगर बना लिया तो फिर तो मेरा भी जीवन बेकार और प्रोडक्शन का लॉ भी बेकार हो गया, फिर तो मैथ्स हो गई वो। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती होती है ना कि फिर वो 10 से ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्शन का यही तो था ना फंडा। तो अब अगर आपसे पूछेंगे अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है, अब 12 डब्बे बन गए 200 रुपये में, तो निकालो 16.66 शायद, है ना। तो देखो आपको फायदा हो गया ना, आपका खर्चा कम हो गया ना प्रोडक्शन का। तो इसी बस कलाकारी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो शुरू में जब भी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये होता है कि अगर आप सोचो कि चलो फिर तो बढ़ाते रहते हैं बस, तो एक पॉइंट ऑप्टिमम आने के बाद ऐसा भी हो जाएगा कि आपको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस होने शुरू हो जाएंगे, वो अगला टॉपिक बन जाता है, उसका नाम होता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो खैर अभी हम अगले टॉपिक पे तो नहीं है, तो अभी तो हम फायदे की बात करते हैं। तो ये बेसिकली होता है फायदा।
तो बस इसको आपने नाम भी दे रखा है, तो अब आप चाहे करली ब्रैकेट बनाकर मतलब इसी के नीचे एक लिख लो। इसी को हम बोलते थे ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो पूरी लिख लो सेंटेंस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और बाकी एक छोटा सा और पॉइंट, टॉपिक के नाम में स्केल वर्ड आ रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन से, हाँ लॉन्ग रन, तो ये लॉन्ग रन में ही चलता है, शॉर्ट रन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन ही ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली। तो अब आप इसमें दो बाइफिकेशन करेंगे जो हमारे लिए मुद्दे की बात है। पहले बाइफिकेशन को लिखना है इंटरनल और दूसरे बाइफिकेशन को लिखना है एक्सटर्नल। तो हम ये कहते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं, जो हमें टॉपिक पढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है, ये फायदा इंटरनल भी हो सकता है, ये फायदा एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल किसे बोलते हैं, तो लिखना डैश डाल के बेनिफिट्स विच एक्रू टू फर्म ओनली। तो फर्म ओनली को आप हाईलाइट कर लेना, बेनिफिट्स विच एक्रू टू फर्म ओनली, मतलब वो फायदे जो सिर्फ आपको मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे, वो फायदे जो सिर्फ आपको मिल रहे हैं। और एक्सटर्नल का मतलब हो गया बेनिफिट या ब्रैकेट में जनरल एडवांटेज ब्रैकेट क्लोज टू ऑल फर्म्स as a result of growth of industry, as a result of growth of industry। तो इसमें आप all firms को हाईलाइट कर देगा। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप इनके जीवन से उठा के किस्सा सुना देते हैं। कई बार आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मेहनत करके गए, सारे फर्रे बना के गए, मौजे में रखे गए और आप पकड़े भी नहीं गए, चीटिंग जबरदस्त कर ली आपने, तो आपके उस एग्जाम में नंबर आपके अच्छे आ गए, उसका मतलब उस मेहनत का फायदा आपको मिल गया। लेकिन कई बार उसी एग्जाम में मान लो दो क्वेश्चन पेपर में गलत आए, वो आपको वैसे आते भी नहीं थे, आप तो छोड़ के आने वाले थे, लेकिन उन गलत दो क्वेश्चनों का फायदा जो है वो पूरी क्लास को मिल गया, क्योंकि चेकिंग ने, टीचर ने कहा कि भाई जो दो गलत क्वेश्चन थे उसके 10 नंबर ग्रे सब बच्चों को मिल जाएंगे। तो बात समझ आई। तो इसी तरह जो एडवांटेजेस हैं कई बार आपको मिलते हैं आपकी अपनी मेहनत के, वो हो गए इंटरनल। लेकिन कई बार पूरी इंडस्ट्री ही ग्रो कर गई, आपकी उसमें कोई मेहनत नहीं थी, वो तो इंडस्ट्री ग्रो कर गई, तो आप भी ग्रो कर जाएंगे, भाई सारे ऊपर उड़ेंगे, तो जो नहीं भी मेहनत कर रहा वो भी ऊपर उड़ जाएगा, तो वो हो गया एक्सटर्नल एक तरह से। तो बस हमें इसके बारे में लिस्ट में लिखना है कि भाई कौन से इंटरनल हो सकते हैं और कौन से एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो इसी को हाफ करके एक लिस्ट बना लेते हैं छोटा सा। तो पहले हम इंटरनल वाले लिख लेते हैं, फर्स्ट एरो डाल के, पहले का नाम लिख लो जी टेक्निकल। टेक्निकल तो इसका मतलब है डील्स विद लेबर कॉमा मशीन्स एटसेट्रा, डील्स विद लेबर कॉमा मशीन एटसेट्रा। ठीक है, पहले फिर दूसरा, पहले आप लिख लो फिर समझाता हूँ सारे। दूसरा है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल में लिख सकते हो आप सिंपल सी बात, डील्स विद मैनेजमेंट, डील्स विद मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरा कमर्शियल, कमर्शियल में आप लिख सकते हो डील्स विद एडवर्टाइजिंग या ऑब्लिक करके सेलिंग कॉस्ट। चौथा आप लिख सकते हो फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में आप डैश डाल के लिख सकते हो डील्स विद फाइनेंस कॉस्ट, डील्स विद फाइनेंस कॉस्ट। और पांचवा आप लिख लो रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग, तो रिस्क बियरिंग में आप डैश डाल के लिख लो डील्स विद डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले ये समझा देता हूँ, पहले आप ये लिख लो पांचों। तो इंटरनल में तो ये 5 तरीके हो गए। तो देखो अब ये पांचों जो बातें हैं, ये वो बातें हैं जिसका फायदा आपको मिलेगा या आपकी फर्म को मिलेगा। जैसे पहले का नाम लिखा है टेक्निकल, अब आपके मजदूर ज्यादा होशियार हैं, आपकी मशीनें ज्यादा बढ़िया हैं, तो फिर उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये हो गया एक तरह से टेक्निकल फायदा। इसी तरह आपका मैनेजमेंट बहुत शार्प है, आपके मैनेजमेंट में सारे IIM अहमदाबाद के लोग हैं मान लेते हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा, आपकी मैनेजरियल मतलब एडवांटेजेस हो गई। इसी तरह कमर्शियल, कमर्शियल एक तौर पे बोलते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर भी अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उसको शाहरुख खान से ऐड करवानी पड़ रही है, वो 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं। आपके भी सेम प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन आपने किसी और से ऐड करवाई जो सिर्फ 50 लाख ले रहा है, तो आपको कमर्शियल फायदा मिल रहा है, आपका सेम काम कम खर्चे में हो गया, तो आपकी सेलिंग कॉस्ट कम है या आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम है, तो उसको कमर्शियल फायदा बोल देते हैं कि आप कमर्शियली फायदे में हो। इसी तरह फाइनेंशियल बेनिफिट, आपका कॉम्पिटिटर बैंक से लोन लाया, वो दे रहा है 7% इंटरेस्ट, आप भी सेम लोन लेकर आए लेकिन आप दे रहे हो 5% इंटरेस्ट, तो आपको पैसा सस्ता मिल गया, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड। और पांचवा है रिस्क बियरिंग, यानी कि अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में काम करते हो, आप सोच रहे हो कि मैं खाली एक चीज नहीं बनाऊंगा, 4 प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, आपने थोड़ा रिस्क लिया, तो इसका फिर फायदा भी आप ही को मिलेगा। मान लो आपका कोई एक प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल बिजनेस बैठ जाएगा, आपके बाकी 3 प्रोडक्ट्स तो अच्छे चल सकते हैं। तो अगर आपने रिस्क लिया डाइवर्सिफाई करने का, तो उसका फिर फायदा भी आप ही को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंटरनल फायदे हो गए जो आपकी मेहनत के आपको मिल जाते हैं। अब लिख लेते हैं कुछ एक्सटर्नल फायदे, मतलब कुछ ऐसी बातें जिसमें आपने कुछ नहीं करा, वो तो बस अपने आप हो गया, अपने आप फायदा मिल गया। हाँ, तो उसमें लिख लेते हैं जैसे चीपर रॉ मटेरियल्स, तो पहले आप लिख लो फिर बताता हूँ क्या क्या है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, चौथा
ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, और एक पांचवा लिख सकते हो बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, या एक लास्ट और लिख सकते हो इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी बातें हो गई जिसका फायदा सबको मिल रहा है, क्योंकि एज ए इंडस्ट्री हम ग्रो कर गए। तो जैसे चीपर रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, तो रॉ मटेरियल अगर सस्ता हो गया तो फिर इसका फायदा आपको भी मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटर को भी मिलेगा, वो तो फिर सबको मिलेगा, क्योंकि वो सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल तो सभी के लिए हो गया। फिर कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है, अब बच्चा कहता है कि सर ये तो फिर उधर भी था टेक्निकल, इंटरनल में, वो इंटरनल में जो टेक्निकल या लेबर लिखा है वो तो सिर्फ हमारे मजदूर है, हमारी मशीन है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल उधर लिखा है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें क्या होता है कि कई बार पूरी इंडस्ट्री में ही या ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है, तो फिर उसका फायदा सबको मिलता है। जैसे पहले मान लेते हैं कि पहले डीवीडी प्लेयर्स चलते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो फिर उसका फायदा जो नई टेक्नोलॉजी में जितनी भी कंपनियां सबको ही मिल गया, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, अब बाजार में अगर पढ़े लिखे मजदूर आएंगे, अच्छे मजदूर आएंगे, तो फिर वो तो सभी कंपनियों को उसका बेनिफिट मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप ही के सारे मजदूर आईएम के होंगे, बाकी सबके किसी और के होंगे। तो अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ स्किल्ड लेबर का तो उसका फायदा सबको मिल जाएगा। इसी तरह ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसे मान लो मैं गाड़ियां बनाता हूं, तो मुझे गाड़ी बनाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, स्टील चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए, तो बहुत सी छोटी छोटी मेरी सपोर्टिंग इंडस्ट्रियां ग्रो हो गई, जिनसे प्लास्टिक मिल जाता है आसानी से, जिनसे स्टील मिल जाता है आसानी से। तो जब एंसिलरी इंडस्ट्रियां ग्रो करती हैं तो उसका फायदा फिर सभी को मिलता है। इसी तरह बेटर ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग फैसिलिटीज, सड़कें अच्छी हो गई, रेल यातायात बढ़िया हो गया, हवाई जहाज से आना जाना आसान हो गया, तो इसका फायदा सभी को मिलेगा। मार्केटिंग फैसिलिटीज बढ़िया हो गई तो इसका फायदा सभी को मिलेगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन, इजी एक्सेस, अब आजकल जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है, तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा, तो सबको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जिसका फायदा सबको मिलता है, तो हम इनको बोल देते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट्स। तो क्लियर हो गया मेरे फ्रेंड्स? चलो अब इसी के नीचे अगला कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको आप क्लोज कर लो। अगले का नाम है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसमें लिख लो disadvantages caused when scale of production expands beyond optimum capacity। तो बस आप प्रोडक्शन की खूबसूरती याद रखो, आपको सब अपने आप टॉपिक समझ में आते रहेंगे। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती याद है ना कि पहले हमें रिटर्न्स मिलते हैं इंक्रीजिंग ज्यादा, लेकिन अगर आप बढ़ाते ही रहोगे, आउटपुट बढ़ाते ही रहोगे, तो फिर हमने देखा था कि फिर प्रोडक्शन में क्या होता है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाते हैं। बस तो उसी को बोल देते हैं डिसएडवांटेज, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसी में लिख लो कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो मतलब ये आपके दो क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन गए एक तरह से। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है उसका रीजन एक तरह से क्या बन गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन एक तरह से क्या बन गया, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और प्रोडक्शन में मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, चाहे आप उसको अलग से बक्से में चाहे दोबारा लिख लेना, कि प्रोडक्शन की खूबसूरती है बिल्कुल यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगी, कि प्रोडक्शन में हमेशा पहले एक तरह से आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही मिलता है। यानी कि पहले प्रोडक्शन शुरू में हमेशा क्या देगा, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही होगा, तो पहले हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही चलेंगे, शुरू में इनिशियली हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही चलेंगे। और जब ये चलते चलते खत्म हो जाएंगे कि आप बियॉन्ड ऑप्टिमम पॉइंट निकल जाओगे, तो फिर वही बन जाएंगी आपके लिए क्या, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, या जिसको आप कह सकते हो डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो रिटर्न्स की खूबसूरती बिल्कुल यूनिवर्सल है। जैसे जीवन में भाई दो सत्य बिल्कुल यूनिवर्सल है ना, कि आपका जन्म हुआ है फिर मृत्यु होगी, तो वैसे ही प्रोडक्शन की खूबसूरती यूनिवर्सल है कि पहले फायदा ही होगा फिर नुकसान होगा। तो पहले इकोनॉमीज ही होंगी फिर डिसइकोनॉमीज ही होंगी। तो प्रोडक्शन का यूनिवर्सल रूल है, तो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही होंगे फिर डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स ही होंगे। बाकी इसमें आप लिख सकते हो कि भैया इसके भी दो टाइप्स हैं डिसइकोनॉमीज के, इंटरनल और एक्सटर्नल। और मजेदार बात यह है कि पॉइंट सारे सेम है, तो क्या पता आपका मजदूर बेकार हो, पड़ोसी का आईआईएम का हो, तो आपको नुकसान हो, आपकी मशीन घटिया हो उसकी अच्छी हो, तो मतलब सारे पॉइंट सेम है, बस उसको उल्टा कर देंगे, इस बार सारे पॉइंट्स वही है, बस वो पॉइंट बेकार हो गए। इसी तरह एक्सटर्नल में भी सारे पॉइंट सेम है, बस वो बेकार हो गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तो सारे पॉइंट सेम है लेकिन उल्टे हो गए, बेकार हो गए, तो बस उसको बोल देते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बस तो ये थी पूरी कहानी थ्योरी ऑफ कॉस्ट की।